तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी सीरीज। इस सीरीज का नाम है वेडनेसडे सीजन 1। इस वीडियो में मैं पूरे सीजन 1 को कवर करूंगा। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ इंसान और मॉन्स्टर्स जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, साइरेंस और विचेस साथ रहते हैं, पर ज्यादातर इंसान इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। इसीलिए इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहाँ इस सीरीज की मेन कैरेक्टर वेडनेसडे पहुंचती है। वो बहुत तेज दिमाग की है, लेकिन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। उसके अजीब बर्ताव और डार्क नेचर की वजह से लोग उसे पागल बुलाते हैं। उस दिन उसे अपने छोटे भाई की आवाज लॉकर से आती है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बंद कर दिया था। जब वेडनेसडे उसे बाहर निकालती है, तभी उसे एक अजीब सा विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कैसे वो लड़के उसके भाई को लॉकर में बंद कर रहे हैं। अब कुछ समय से उसे ऐसे ही विजन्स आने लगती हैं, जिसमें वो किसी चीज का पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर देख लेती है। गुस्से में वो स्विमिंग पूल जाती है, जहाँ वो लड़के मस्ती कर रहे थे। वेडनेसडे वहाँ खून की प्यासी पिरान्हा मछलियां पानी में छोड़ देती हैं। वो मछलियां लड़कों को काट खाती है और इस घटना की वजह से वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसके मम्मी पापा उसका एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में करवा देते हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ सिर्फ आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं। वेडनेसडे को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसी दिन पास के जंगल से एक आदमी टैक्सी से उतरता है और पैदल रास्ते से आगे बढ़ता है, पर थोड़ी ही देर में उस पर किसी अजीब जानवर का हमला होता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी ओर वेडनेसडे अपने मम्मी पापा के साथ नेवरमोर के प्रिंसिपल लरिसा वीम से मिलती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी रूममेट एनिड से होती है, जो एक खुश मिजाज, रंगों से भरी एनर्जी से भरी हुई लड़की होती है। एनिड एक वेयरवुल्फ है और वेडनेसडे से बिल्कुल अलग होती है। वेडनेसडे को रंगों से चिढ़ होती है, इसलिए जब वो एनिड का रंग बिरंगा कमरा देखती है तो वेडनेसडे का मूड खराब हो जाता है। प्रिंसिपल विम्स उसे बताती है कि कोर्ट के आदेश से उसे हफ्ते में 2 दिन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वैलेरी किनबॉट के पास थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। एनिड वेडनेसडे को स्कूल की सैर पर ले जाती है, बताती है कि आउटकास्ट स्टूडेंट 4 ग्रुप्स में बटे हैं: वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, साइरन जो अपनी आवाज से दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, और गॉर्गॉन्स जो किसी को भी पत्थर बना सकते हैं। बाकी भी आउटकास्ट हैं, लेकिन ये 4 मेन हैं। थोड़ी देर के बाद वेडनेसडे के माता पिता उसे अलविदा कहते हैं और उसके साथ एक जासूस छोड़ जाते हैं, एक कटा हुआ हाथ जिसका नाम होता है थिंग। उधर पुलिस को जंगल में उस आदमी की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी बुरी हालत में पाई जाती है। इससे पहले 2 मर्डर यहाँ हो चुके हैं और शेरिफ को शक है कि इन सब के पीछे कोई आउटकास्ट है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। इधर वेडनेसडे और एनिड की आपस में बनती नहीं और दोनों में अक्सर झगड़ा होते रहता है। तभी एक टीचर मिस थॉर्नहिल, जो कि स्कूल की अकेली ह्यूमन होती है, वो वहां आती है और उनके झगड़े को सुलझा देती है। अगले दिन वेडनेसडे तलवारबाजी क्लास में जाती है, जहाँ एक पॉपुलर सायरन लड़की बियांका पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। वो एक लड़के रोवान को हरा देती है और फिर सबको चैलेंज देती है। वेडनेसडे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है। दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला होता है। बियांका जीत जाती है, लेकिन वेडनेसडे हार नहीं मानती। हार के बाद जब वेडनेसडे बाहर निकलती है, तभी एक पत्थर की मूर्ति उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन एक लड़का जेवियर आकर उसकी जान बचा लेता है। बाद में वेडनेसडे अपने कमरे में कुछ लिख रही थी, तो उसे लगता है कि जैसे कोई उस पर नजर रखे है। वो थिंग को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो वफादार नहीं बना तो वो उसकी उंगलियां काट देगी। डर के मारे थिंग मान जाता है और वेडनेसडे का लॉयल हेल्पर बन जाता है। अब वेडनेसडे स्कूल से भागने का प्लान बनाती है। थेरेपी के बहाने वो डॉक्टर वैलेरी के क्लिनिक जाती है, लेकिन वहां से बाथरूम के रास्ते भाग निकलती है। भागते वक्त वो एक फल बेचने वाले से टकराती है और उसका फ्यूचर विजन दिखता है। वो फल वाला जल्दी मरने वाला है। इसके बाद वेडनेसडे एक कॉफी शॉप में जाती है, जहां उसकी मुलाकात टाइलर से होती है, जो उस कॉफी शॉप में काम करता है और शहर के शेरिफ का बेटा है। कॉफी मशीन में गड़बड़ी होती है और इंस्ट्रक्शन इटालियन में है। वेडनेसडे उसे पढ़ के मशीन ठीक कर देती है। टाइलर उसका एहसान मानता है। फिर वो उसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी कुछ नॉर्मल इंसानी लड़के आकर वेडनेसडे की यूनिफॉर्म देखकर उसे तंग करने लगते हैं। शहर के लोग आउटकास्ट से नफरत करते हैं। वेडनेसडे उन्हें जवाब में जबरदस्त सबक सिखा देती है। तभी वहाँ पर टाइलर के पिता शेरिफ डोनोवन गैल्पिन आते हैं और प्रिंसिपल वीम्स पहुंच जाते हैं। शेरिफ को जैसे ही पता चलता है कि वेडनेसडे का नाम एडम्स है, वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पिता को मर्डर के लिए जेल में जाना चाहिए, लेकिन वो पैसे के दम पे आजाद घूम रहे हैं। शेरिफ वेडनेसडे को चेतावनी देता है कि वो उस पर हमेशा नजर रखेगा। फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे को वापस स्कूल ले जाती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर मर चुका था। ये वही फल बेचने वाला आदमी था जो कुछ देर पहले वेडनेसडे से टकराया था। वेडनेसडे का भागने का प्लान फेल हो चुका था। रात को वेडनेसडे मूड ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। सब लोग उसके टैलेंट का मजा लेते हैं, लेकिन खुद वेडनेसडे को कोई खास अच्छा महसूस नहीं होता। तभी एनिड आती है। आज फुल मून नाइट होती है और बाकी सारे वेयरवुल्फ चांद को देखकर चिल्ला रहे थे, लेकिन एनिड बिल्कुल नॉर्मल होती है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि आखिर वो वेयरवुल्फ क्यों नहीं बनती। एनिड बता
बताती है कि वो अभी पूरी तरह वेयरवुल्फ नहीं बनी है। उसे डर है कि अगर वो कभी बदली नहीं तो उसकी बिरादरी उसे निकाल देगी और वो अकेली रह जाएगी। कुछ देर के बाद थिंग टाइलर के घर जाता है और वेडनेसडे की उससे वीडियो कॉल कराता है। वेडनेसडे पूछती है कि अभी भी वो उसे भागने में मदद करेगा। टाइलर कहता है हाँ, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में फेस्टिवल होता है। वेडनेसडे और एनिड वहां पहुंचते हैं। मौका मिलते ही वेडनेसडे टाइलर के साथ भागने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसकी टक्कर रोवन से होती है। जैसी वो टकराती है, वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें रोवन की मौत हो जाती है। फिर वेडनेसडे जंगल में उसके पीछे दौड़ती है और जेवियर भी उसके पीछे जाता है। जंगल में वेडनेसडे रोवन को रोकती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन रोवन हंसता है और उल्टा वेडनेसडे पर हमला करता है। वो वेडनेसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेडनेसडे जैसी लड़की और पीछे नेवर मोर स्कूल जल रहा था। रोवन कहता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती है और ये ड्राइंग उन्होंने 24 साल पहले बनाई थी, जिससे पता चलता है कि वेडनेसडे नेवर मोर को तबाह करेगी। वो वेडनेसडे को मारना चाहता है, तभी अचानक एक मॉन्स्टर आता है और रोवन को मार के चला जाता है। अगले दिन पुलिस जंगल में जांच करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता, न खून न लाश। शेरिफ कहता है कि शायद वेडनेसडे को भ्रम हुआ है, लेकिन वेडनेसडे को पूरा यकीन है कि उसने जो देखा वो सच था। फिर वेडनेसडे अकेले में शेरिफ से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन प्रिंसिपल मना करती है। शेरिफ के जोर देने पर वेडनेसडे को 5 मिनट का टाइम मिलता है। वेडनेसडे उसे बताती है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है जो रोवन और बाकी लोगों को मार रहा है और कोई उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और रोवन जिंदा अंदर आता है। वेडनेसडे और शेरिफ दोनों चौंक जाते हैं। एनिड से पूछने पर वेडनेसडे को पता चलता है कि रोवन एक अजीब लड़का था और उसके बारे में जेवियर ज्यादा जानता है। रात में वेडनेसडे रोवन की पेंटिंग देखती है, इसमें एक अजीब सा सिंबल बना होता है। अगली सुबह वो प्रिंसिपल से मिलने जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया और वो आज ही जा रहा है। वेडनेसडे को स्कूल के क्लब्स ज्वाइन करने को कहा जाता है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है, फिर आर्चरी क्लब जिसमें जेवियर भी होता है। वहीं वो रोवन के बारे में पूछती है। जेवियर कहता है कि वो रोवन पहले से ही अजीब था, लेकिन हाल ही में उसका बिहेवियर और बिगड़ गया था। इसके बाद वेडनेसडे बी कीपिंग क्लब में जाती है जहाँ एक लड़का होता है यूजीन। तभी थिंग आता है और वेडनेसडे को बुलाता है। वेडनेसडे देखती है कि रोवन स्टेशन की ओर जा रहा था। वो थिंग को उसका पीछा करने को बोलती है। स्टेशन पर रोवन टॉयलेट जाता है, लेकिन बाहर कोई और आदमी निकलता है। असल में वो प्रिंसिपल वीम्स होती है जिसने रूप बदला था। थिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। अगली सुबह में जेवियर वेडनेसडे को अपनी कला दिखाता है जिससे वो ड्राइंग्स को जिंदा कर सकता है। दूसरी तरफ शेरिफ जंगल में छानबीन कर रहा था। टाइलर उसे मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, लेकिन शेरिफ उसे कुछ नहीं बताता। फिर टाइलर की थेरेपी को लेकर बहस हो जाती है। वेडनेसडे हनी क्लब में थिंग को भेजकर खुद जंगल जाती है सुराग ढूंढने, लेकिन वहाँ टाइलर उसे खींच कर छिपा देता है क्योंकि उसके पिता वहीं पास में थे। वहाँ उन्हें रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है। वेडनेसडे को फिर से विजन आता है जिसमें वो देखती है कि रोवन किसी नीली किताब से पन्ने फाड़ रहा था, वो ड्राइंग जो उसकी माँ ने बनाई थी। जंगल से लौटकर वेडनेसडे उस किताब की तलाशी शुरू करती है। बोटनी टीचर उसे बताती है कि वो सिंबल नाइट शेड्स नाम की सीक्रेट सोसाइटी का है जो अब बंद हो चुकी है। वेडनेसडे रोवन के पुराने कमरे जो अब जेवियर का है वहाँ जाकर किताब ढूंढती है। जेवियर और बियांका वहाँ आते हैं। बियांका जेवियर की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वेडनेसडे से वो जलती है। बियांका कहती है कि वो अगले दिन एडगर एलन पो कप नाम के मुकाबले में एनिड को हराकर वेडनेसडे को नीचा दिखाएगी। एनिड रोती है क्योंकि उसकी टीम में एक लड़की बीमार हो गई है। वेडनेसडे उसकी जगह खुद टीम में शामिल हो जाती है। नेवरमोर में हर साल एक एडवेंचर रेस होता है जहाँ पहले नाव से नदी पार करनी होती है, फिर जंगल से फ्लैग लाकर वापस आना होता है। मजे की बात यह है कि इसमें कोई रूल्स नहीं होते और बियांका की टीम पिछले 2 साल से चीटिंग करके जीत रही है। इस बार भी बियांका ने सायरन और वैम्पायर साथियों से मिलकर दूसरों की नाव डुबो दी, लेकिन वेडनेसडे ने पहले से ही प्लान बना के रखा था। उसने थिंग को सायरन पर जाल फेंकने को भेजा और अपनी नाव सही सलामत पार करा ली। फिर जंगल में जाकर उसने फ्लैग ढूंढा और लड़कों की नाव में छेद करके उन्हें बाहर कर दिया। फ्लैग लेते समय वेडनेसडे को एक रहस्यमय विजन आता है। उसमें एक लड़की कहती है कि असल चाबी तुम हो। वेडनेसडे अपनी टीम को जिता लेती है। सेलिब्रेशन में उसे मजा नहीं आता। वो अकेले एक पुतले के नीचे आती है और वहाँ पहेली सॉल्व करके एक गुप्त दरवाजा खोल लेती है। अंदर उसे वही नीली किताब मिलती है जिसमें रहस्यमय ड्राइंग है। तभी कोई पीछे आकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। वेडनेसडे को कुछ नकाबपोश लोग किडनैप कर लेते हैं। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और मुंह पर काला कपड़ा होता है। जब चेहरा खुलता है तो सामने कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। एक गहरी आवाज पूछती है, हमारे सीक्रेट अड्डे का पता तुम्हें किसने बताया? वेडनेसडे आवाज से पहचान लेती है कि ये जेवियर है। थोड़ी ही देर में सभी अपना नकाब उतार देते हैं। ये नाइट शेड्स नाम का एक सीक्रेट क्लब है। वेडनेसडे को बताया जाता है कि ये क्लब 30 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अमीर बच्चों की वजह से ये गुप्त रूप से अब भी चलता है। जेवियर कहता है कि वेडनेसडे को क्लब में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इसका हिस्सा थे।
हैं, लेकिन बियांका को ये मंजूर नहीं। वेडनेसडे साफ कहती है कि उसे किसी सीक्रेट क्लब में दिलचस्पी नहीं है। सब चौंक जाते हैं। फिर वो खुद ही अपने हाथ खोल लेती है और जेवियर से ड्राइंग लेकर वहां से निकल जाती है। अपने कमरे में जाकर वेडनेसडे उस ड्राइंग को जोड़कर देखती है। एक आदमी वेडनेसडे जैसी लड़की की ओर हथियार लिए खड़ा है। अगले दिन आउटरीच डे होता है। स्टूडेंट्स को शहर की दुकानों में काम करने भेजा जाता है। वेडनेसडे जेवियर से बात करती है, जो कहता है कि रोवान जिंदा है, लेकिन किसी का जवाब नहीं दे रहा। वेडनेसडे उसे किताब और ड्राइंग दिखाती है। जेवियर बताता है कि ये ड्राइंग उसने रोवान के डेस्क पर देखी थी। जेवियर एक और नाम बताता है, क्रैकस्टोन। ये वही आदमी है जो ड्राइंग में दिख रहा है। पोस्टर पर उसका चेहरा होता है और ये शहर का पहला नॉर्मल इंसान था जिसने यहाँ कदम रखा था। नेवरमोर और नॉर्मल लोग अब मिलकर उसका पुतला लगाने वाले थे। वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड जाना चाहती थी, लेकिन उसे बोरिंग एंटिक स्टोर में काम मिलता है। वो इनिड से वर्क प्लेस बदलने को कहती है। इनिड पहले मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका क्रश एजैक्स वहीं होगा तो वो मान जाती है। पिलग्रिम वर्ल्ड पहुंचने पर वेडनेसडे वहां की देखरेख करने वाली औरत से मिलती है, जो बताती है कि मीटिंग हॉल में क्रैकस्टोन की चीजें हैं, लेकिन फिलहाल वो बंद है। बच्चों को टूरिस्ट को मिठाइयां बेचने का काम मिलता है, लेकिन यूजीन ज्यादा मिठाई खा लेता है और कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। ये वही लड़के थे जिन्हें पहले वेडनेसडे ने कॉफी शॉप में पीटा था। यूजीन उनमें से एक पर उल्टी कर देता है और बाकी लड़के भड़क जाते हैं, लेकिन तभी वेडनेसडे आ जाती है और फिर से उन्हें सबक सिखा देती है। वो यूजीन को साथ लेकर मीटिंग हॉल जाती है। थिंग वहाँ एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करता है और वेडनेसडे चौंक जाती है। ये 400 साल पुरानी तस्वीर थी और उसमें एक लड़की थी जिसे उसने अपने विजन में देखा था। उस लड़की के हाथ में एक काली किताब थी। वेडनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड में एक कांच की पेटी में नीली किताब दिखती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है पता चलता है कि वो नकली है। तभी वहाँ की केयरटेकर गुस्से में आ जाती और वेडनेसडे को बाहर निकाल देती है। पूछने पर बताती है कि असली किताब कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। उधर इनिड एजैक्स के साथ डेट पर जाने की कोशिश करती है। जब एजैक्स पहले मना करता है तो एनिड उसे रिक्वेस्ट करती है। एजैक्स एक गॉर्गन है जो किसी को भी पत्थर बना सकता है, इसीलिए वो लोगों से दूर ही रहता है, पर वो एनिड को पसंद करता है और फिर दोनों रात में मिलने का प्लान बनाते हैं। कॉफी शॉप में वेडनेसडे को जेवियर मिलता है, जो उसे टोकता है कि टाइलर से दूर रहो। वेडनेसडे उसकी बात नहीं मानती और टाइलर से पुराने मीटिंग हॉल की लोकेशन पूछती है। वहां जाकर उसे एक खंडहर मिलता है। अचानक एक चोर उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन थिंग उसे भगा देता है। वेडनेसडे एक दीवार छूती है और विजन में अपनी पूर्वज गुडी एडम्स को देखती है। क्रैकस्टोन ने उसे और बाकी आउटकास्ट को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। गुडी भाग जाती है और वेडनेसडे को चेतावनी देती है कि क्रैकस्टोन वापस आएगा। विजन से बाहर आकर वेडनेसडे को एक बड़ी आंख दिखती है। वही राक्षस जंगल में भाग जाता है। जमीन पर उसके पैरों के निशान इंसानी पैरों में बदलते हैं, जिससे वेडनेसडे समझ जाती है कि यह राक्षस असल में कोई इंसान ही है। तभी जेवियर वहां आता है और उसे समझाता है कि साइको विजन हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वेडनेसडे को यकीन होता है कि जो उसने देखा वो सच है। अगले दिन क्रैकस्टोन के पुतले का उद्घाटन होता है। वेडनेसडे को वायलिन बजाने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो थिंग की मदद से पुतले में आग लगा देती है। पुतला जलने लगता है, लोग भागने लगते हैं और वेडनेसडे आराम से वायलिन बजाते रहती है। प्रिंसिपल उसे डांटती है, पर वेडनेसडे साफ इनकार कर देती है। उधर वही चोर कैमरे में राक्षस की तस्वीर देख रहे होते हैं, लेकिन राक्षस उसे मार देता है। इनिड डेट पर जाने से पहले एजैक्स से मिलने जाती है, लेकिन एजैक्स गलती से खुद को पत्थर बना देता है। रात कई राजों से भरी थी। प्रिंसिपल एक पुरानी फोटो में वेडनेसडे की मां को देखती है और पुलिस को पुराने कैमरे में राक्षस की तस्वीरें मिलती हैं। वेडनेसडे को फॉरेंसिक लैब में चुपचाप घुसते हुए दिखाया जाता है। थिंग सीसीटीवी कैमरे को च्युइंगम से ढक देता है। फिर वेडनेसडे एक एक करके उन लोगों की बॉडीज देखती है जिन्हें राक्षस ने मारा था। तभी थिंग उसे किसी आने की चेतावनी देता है और दोनों जल्दी से छिप जाते हैं। अंदर शेरिफ और एक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे जख्म पहले नहीं देखे। वो शेरिफ को बताता है कि डेड बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और रिपोर्ट मिलते ही वो बता देगा। जैसे वो जाने लगता है उसे फ्रीजर दिखता है। वो झांक कर देखता है तो अंदर वेडनेसडे दिखती है। उसका चेहरा इतना सफेद होता है कि डॉक्टर उसे लाश समझ के ड्रॉयर बंद कर देता है। उसके जाने के बाद थिंग एक कंकाल के पीछे से बाहर आता है और वेडनेसडे को फ्रीजर से निकालता है। वेडनेसडे हॉस्टल पहुंचती है और यूजिन के साथ बैठकर उन लाशों की तस्वीर देखती है। वो बताती है कि राक्षस हर शिकार के शरीर से कुछ न कुछ काट कर ले जाता है, जैसे कि कोई ट्रॉफी रखता हो, लेकिन ये सब देखकर इनिड बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वेडनेसडे बोटनी की क्लास में होती है। वो देखती है कि जेवियर दर्द में है।
वो बताता है कि वो तलवारबाजी करते वक्त उसे चोट लग गई थी। शनिवार को स्कूल में डांस पार्टी है और सब एक्साइटेड हैं। जेवियर उसे पूछता है क्या वो पार्टी में आ रही है, लेकिन वेडनेसडे साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पार्टी में इंटरेस्ट नहीं। तभी उसकी नजर जेवियर के गर्दन पे लगे चोट पड़ जाती है जो उसे काफी अजीब लगती है। वो घाव तलवार से तो नहीं लगे हैं। वेडनेसडे को शक होता है कि जेवियर कुछ छुपा रहा है। क्लास के बाद वो उसका पीछा करती है और उसे जंगल में एक केबिन से बाहर आते हुए देखती है। जेवियर के जाते ही वेडनेसडे केबिन के अंदर जाती है जहाँ उसे कई डरावनी पेंटिंग्स मिलती हैं जो राक्षस से जुड़ी होती है। कुछ पेंटिंग्स वो चुपचाप अपने साथ रख लेती है, लेकिन तभी जेवियर वापस आ जाता है। वो पूछता है कि वेडनेसडे यहाँ क्या कर रही है। वेडनेसडे झूठ बोलती है कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। जेवियर कहता है कि ये उसका आर्ट रूम है जो उसने प्रिंसिपल वीम्स की परमिशन से बनाया है। वेडनेसडे अंदर देखने की इच्छा जताती है, लेकिन जेवियर कहता है कि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। जब जेवियर पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रही थी तो वेडनेसडे होमवर्क का बहाना बनाती है, लेकिन जेवियर पकड़ लेता है क्योंकि आज कोई होमवर्क नहीं मिला था। फिर वो मजाक में कहता है कि शायद वेडनेसडे उसे डांस के लिए पूछने आई होगी और वेडनेसडे बात छुपाने के लिए उसे पूछती है क्या वो उसके साथ डांस पे जाएगा। बियांका ये सुन लेती है और वेडनेसडे को डांस पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने ले जाती है, लेकिन वेडनेसडे को रंग बिरंगे कपड़े पसंद नहीं आते। वो बाहर ही रुक जाती है और जाते वक्त थिंग एक दुकान की ओर इशारा करता है जहाँ एक खूबसूरत काली ड्रेस रखी होती है। वेडनेसडे को वो पसंद आती है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करके शेरिफ से मिलने चली जाती है। पुलिस स्टेशन में वेडनेसडे शेरिफ के हाथ में वही पेंटिंग देखती है जो उसने जेवियर के आर्ट रूम से चुराई थी। वो कहती है कि उसे केस सुलझाने में मदद करनी है। शेरिफ पूछता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई, लेकिन जब तक वो वेडनेसडे को तहकीकात में शामिल नहीं करता वेडनेसडे कुछ बताने से इनकार कर देती है। शेरिफ उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। जैसे ही वेडनेसडे वहां से जा रही होती है, शेरिफ को मेयर का कॉल आता है जो केस की अपडेट पूछता है। झुंझलाकर शेरिफ वेडनेसडे को रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तभी मेरे पास आना। बाहर वेडनेसडे की टाइलर से मुलाकात होती है। वो पूछता है कि वो किसके साथ पार्टी में जा रही है। जब वेडनेसडे बताती है जेवियर के साथ तो टाइलर थोड़ा सैड होकर चला जाता है। वेडनेसडे उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो। टाइलर कहता है कि उसे लगा था कि उनके बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं कुछ ज्यादा है, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड है कि वेडनेसडे ऐसा सोचती भी है कि नहीं। वेडनेसडे कहती है कि वो अभी बहुत सारी चीजों में उलझी हुई है। टाइलर चुपचाप चला जाता है। वेडनेसडे यूजिन के साथ बीज क्लब में होती है। वहाँ वो सारी क्लूज की तस्वीरें दीवार पर चिपकाती है। यूजिन को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी यूजिन की नजर एक फोटो पे जाती है जिसमें राक्षस के पीछे एक गुफा दिख रही होती है। वो कहता है कि उसने वो गुफा पहले भी देखी है और वेडनेसडे को वहाँ ले जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती है और एक दीवार पर लोहे की जंजीर होती है। वेडनेसडे को वहाँ राक्षस की एक दांत गड़ा हुआ मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर वो जेवियर के आर्ट रूम में जाती है ताकि उसका कोई बाल या खून मिल सके जिससे कि डीएनए टेस्ट किया जा सके। उसे वहाँ पर खून लगा कपड़ा मिलता है, लेकिन तभी पीछे से जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे चौंक जाती है। वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि उसने राक्षस की हूबहू तस्वीर कैसे बनाई। जेवियर बताता है कि वो राक्षस उसके सपनों में आता था, उसी के आधार पर उसने ये पेंटिंग बनाई है, लेकिन वेडनेसडे को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसे शक है कि कहीं जेवियर ही राक्षस तो नहीं। वो उस पर इल्जाम लगाती है। जेवियर सफाई में कहता है कि एक बार उसने खुद वेडनेसडे की जान बचाई थी। इस पर वेडनेसडे जवाब देती है कि राक्षस ने भी एक बार उसे रोवन से बचाया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो भरोसेमंद है। जेवियर समझ जाता है कि वेडनेसडे ने जो डांस पार्टी का बहाना बनाया था वो दरअसल उसे चकमा देने के लिए था। वो गुस्से में वेडनेसडे से कहता है अब यहाँ से निकल जाओ। वेडनेसडे सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और शेरिफ को राक्षस का दांत और जेवियर के खून से सना कपड़ा देती है। शेरिफ तुरंत दोनों चीजें डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अगले दिन वेडनेसडे यूजिन से कहती है कि अब दोनों के पास कोई डांस पार्टनर है नहीं, तो क्यों ना जंगल में जाकर तहकीकात की जाए। यूजिन को आइडिया पसंद आता है। उधर बियांका जेवियर के साथ पार्टी में साथ चलने को बोलती है। अब जब उसके पास कोई डेट है नहीं तो जेवियर मान जाता है। वहीं थिंग वेडनेसडे के नाम से एक नकली चिट्ठी टाइलर के टिप बॉक्स में डाल देता है जिसमें उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। पार्टी की रात स्कूल पूरी तरह से डेकोरेटेड था। प्रिंसिपल वीम्स और बोटनी टीचर बच्चों को वेलकम कर रहे होते हैं। बोटनी टीचर वीम्स से पूछती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसका डांस एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीम्स बताती है कि उसने जिस लड़के से डांस के लिए पूछा था उसने मना कर दिया था और वो लड़की जिसके लिए मना किया वो कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की माँ थी। इधर हॉस्टल में वेडनेसडे यूजिन के साथ जंगल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वेडनेसडे को लगता है यूजिन होगा, लेकिन दरवाजे पर टाइलर खड़ा था पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार होकर। वेडनेसडे हैरान हो जाती है। दरवाजा बंद करके जल्दी से डांस के लिए ड्रेस ढूंढने लगती है। तभी थिंग उसे वही काली ड्रेस दिखाता है जो वेडनेसडे को पहले बहुत पसंद आई थी। थिंग उसे चुपचाप चुरा लाया। जब वेडनेसडे वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो टाइलर उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन उसी वक्त यूजिन अकेले ही जंगल
जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पार्टी में वेडनेसडे टायलर के साथ पहुंचती है। वहां उसे इनिड दिखती है जो मेयर के बेटे लूकस के साथ आई थी। वेडनेसडे हैरान होती है क्योंकि वो पहले ही इनिड को लूकस से दूर रहने की चेतावनी दे चुकी थी। इनिड बताती है कि वो लूकस के साथ सिर्फ अपने एक्स एजैक्स को जलाने के लिए आई है क्योंकि एजैक्स डेट पर नहीं आया। इनिड को लगा कि शायद एजैक्स को उसमें दिलचस्पी नहीं है। बातों बातों में इनिड और लूकस को पता चलता है कि उनके बीच में कई चीज कॉमन है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर डांस शुरू होता है। वेडनेसडे अपने अनोखे अंदाज में डांस करती है और सबको उसका डांस काफी पसंद भी आता है, लेकिन जेवियर को ये सब बहुत खलता है। इसी बीच एक टैंकर स्कूल के सामने आकर रुकता है। उसमें लूकस के दोस्त होते हैं जो बदला लेने आए थे। लूकस बाहर आकर कहता है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो उसके पिता की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अंदर डांस फ्लोर पर सब डांस कर रहे होते हैं, तभी फायर अलार्म दबा दिया जाता है और छत से पानी की जगह खून जैसा लाल पेंट गिरने लगता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद आता है और वो खून को चख कर देखती है और समझ जाती है कि ये असली खून नहीं बल्कि पेंट है। अचानक वेडनेसडे को एक विजन आता है और उसे दिखता है कि यूजीन जंगल में है और खतरे में है। वो तुरंत वहां से भागती है। रास्ते में टायलर और जेवियर की टक्कर हो जाती है। टायलर वेडनेसडे के बारे में पूछता है, लेकिन पहले से ही चिढ़ा हुआ जेवियर उसे जाने को बोलता है। उधर इनिड को पता चल जाता है कि ये सब लूकस और उसके दोस्तों की साजिश थी। लूकस को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एजैक्स वहां आता है और सबको वहां से भगा देता है। एजैक्स इनिड को बताता है कि वो दरअसल गलती से ही अपने सांपों से पत्थर बन गया था, इसीलिए डेट पर नहीं आ सका। वो डर और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाया। इनिड उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर जंगल में यूजीन गुफा के पास कुछ अजीब देख रहा होता है और उसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कोई गुफा में आग लगा देता है और यूजिन को भी देख लेता है। यूजिन भागने की कोशिश करता है, गिर जाता है और उसका चश्मा भी गिर गया था। वो वेडनेसडे की आवाज सुनकर मदद के लिए चिल्लाता है। वेडनेसडे पास पहुंचती है, लेकिन तब तक राक्षस वहां से भाग चुका था और यूजिन को मौत के कगार में छोड़ जाता है। वेडनेसडे के हाथों में उसके पापा गोमेज की अरेस्ट रिपोर्ट होती है। 32 साल पहले उन पर एक मर्डर का केस चला था, यही उसकी रिपोर्ट थी। वेडनेसडे को यकीन नहीं होता कि उसके पापा जैसे मासूम इंसान पर ऐसा कोई इल्जाम लग भी सकता है। इसके बाद कहानी 32 साल पीछे चली जाती है। रेवन पार्टी की रात थी। उस वक्त की प्रिंसिपल पार्टी से लौटकर अपने हॉस्टल जा रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक लड़का नीचे गिरता है और उसका नाम था गैरेट गेट्स, एक और आम इंसानी लड़का। जैसे ही प्रिंसिपल ऊपर देखती है, गोमेज उसके सामने तलवार लिए खड़ा होता है। प्रिंसिपल पुलिस को बताती है कि ये सब वेडनेसडे की मम्मी मोटिशिया के वजह से हुआ। गैरेट और गोमेज के बीच उसी को लेकर झगड़ा चल रहा था। बयान देने के बाद पुलिस गोमेज को पकड़ के ले जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। गोमेज और मोटिशिया पेरेंट्स मीट अटेंड करने नेवरमोर स्कूल पहुंचते हैं। प्रिंसिपल सब पेरेंट्स को यूजिन की हालत के बारे में बताती है कि अब वो पहले से बेहतर है, लेकिन असलियत ये है कि यूजिन अभी भी कोमा में है। वो झूठ इसलिए बोलती है ताकि स्कूल की इमेज खराब ना हो। वहीं वेडनेसडे अपनी मम्मी पापा को थिंग के बारे में बताती है कि उनके आने के कुछ दिन बाद ही उसने थिंग को पकड़ लिया था। गोमेज घबरा कर पूछता है, थिंग की उंगलियां तो सलामत है ना? वेडनेसडे जवाब देती है, अभी तक तो सब ठीक है। मोटिशिया वेडनेसडे से पूछती है कि इन दिनों में स्कूल में क्या हुआ। वेडनेसडे कहती है, यहाँ आते ही मुझ पर कई जानलेवा हमले हुए और इसी वजह से ये जगह मुझे पसंद आई है। ये सुनकर मोटिशिया और गोमेज दोनों खुश हो जाते हैं। उधर इनिड अपनी मम्मी से मिलने जाती है जो काफी सख्त स्वभाव की है। मिलते ही मम्मी पूछती है, क्या तुम अब पूरी तरह वेयरवुल्फ बन गई हो? एनिड को परिवार की सबसे बड़ी निराशा कहती है। बियांका के पेरेंट्स मीट में नहीं आते, वो कभी आते ही नहीं। जेवियर बियांका से रेवन पार्टी वाली रात की बात के लिए माफी मांगता है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है जिसे देखकर बियांका डर जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे अपने पूरे परिवार के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। मोटिशिया, गोमेज और प्रिंसिपल पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। मोटिशिया एक पुरानी ईयरबुक दिखाती है जिसमें नेवरमोर के पुराने स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, लेकिन उसमें अपना नाम ना देखकर वो हैरान होती है। प्रिंसिपल ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन असल में वही पन्ना उसने फाड़ कर जला दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे के थेरेपी सेशन की बात करती है। कहती है कि वेडनेसडे अभी तक साइकियाट्रिस्ट से अच्छे से घुल मिल नहीं पाई, इसीलिए वो चाहती है कि फैमिली एक साथ सेशन अटेंड करे। मोटिशिया पहले मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। जब ये लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा ही रहे होते हैं, तभी सामने रेस्टोरेंट में बैठे शेरिफ की नजर गोमेज पर पड़ती है। उसे देखकर शेरिफ को गुस्सा आता है और अपने बेटे टायलर से कहता है, एक खूनी मेरे सामने घूम रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। थेरेपी सेशन शुरू होता है, लेकिन वेडनेसडे उसे बीच में रोककर अपने पापा से पूछती है, गैरेट गेट्स की मौत की रात क्या हुआ था? ये वही केस था जिसमें गोमेज मेन सस्पेक्ट था। गैरेट का नाम सुनते ही मोटिशिया और गोमेज का चेहरे का रंग उड़ गया था। मोटिशिया कहती है वो केस झूठा था जिससे गोमेज को फंसाया गया, लेकिन वेडनेसडे कहती है शेरिफ तो कुछ और ही कहते हैं। मोटिशिया वेडनेसडे को चुप रहने को बोलती है और वहां से चली
जाती है। सेशन एक और रहस्य के साथ खत्म हुआ। अगले सीन में बियांका अपनी मम्मी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। मम्मी एक मॉर्निंग स्टार नाम का फाउंडेशन चलाती है जो दिखावे में लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करती है, लेकिन असल में वो अमीर लोगों को अपने वश में करके उनसे पैसा लूटती है। बियांका इसी वजह से नेवर मोर आई थी। उसकी मम्मी अब चाहती है कि वो उसके साथ वापस चले, लेकिन बियांका मना कर देती है। उसकी माँ गुस्से में कहती है, अगर तुम नहीं आई तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने नेवर मोर में एडमिशन के लिए अपनी सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया था। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। आखिर में वेडनेसडे हॉस्पिटल जाती है जहाँ यूजिन एडमिट होता है। वहाँ दो औरतें उसे कहती हैं कि यूजिन तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। ये सुनकर वेडनेसडे इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को खबर मिलती है कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर ने खुद को खत्म कर लिया। उसकी मददगार हवलदार बताती है कि लैब का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। किसी ने कैमरा पर काले रंग का बबल गम लगा दिया था। हालांकि वहाँ पुलिस को डॉक्टर का नोट मिलता है। नोट में लिखा था कि सालों पहले उसने एक ऐसे केस में झूठी रिपोर्ट दी थी और अब उसे इसका पछतावा है, इसीलिए वो खुद को खत्म कर रहा है। वो केस गैरेट गेट्स की मौत का था, वही केस जिसमें गोमेज को क्लीन चिट मिली थी। ये पढ़कर शेरिफ खुशी से झूम उठता है। सालों से वो सिर्फ इसी का सबूत की तलाश में था ताकि गोमेज को जेल भेज सके। उधर वेडनेसडे एक पुतले को देखकर सोच में डूबी होती है कि तभी वो मोर्टिशिया को कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखती है। मोर्टिशिया एक कब्र पर गुलाब का फूल रखती है और चली जाती है। वेडनेसडे वहां देखती है कि वो कब्र गैरेट गेट्स की थी। उसका शक गहराने लगता है। नेवरमोर स्कूल में एक फैमिली डिनर के दौरान वेडनेसडे मोर्टिशिया से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो बात को टालती है। तभी शेरिफ स्कूल में घुसता है और सबके सामने गोमेज को गैरेट के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेता है। वेडनेसडे बस देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। फिर वेडनेसडे अपने पापा गोमेज से जेल में मिलने जाती है। बहुत मन मनोबल के बाद गोमेज सच्चाई बताता है। सालों पहले गैरेट गेट्स एक नॉर्मल इंसान था जो मोर्टिशिया से एक तरफा प्यार करता था। जब मोर्टिशिया ने उसे मना किया तो वो परेशान करने लगा। गोमेज ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन गैरेट के पिता का शहर में काफी दबदबा था, इसीलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। रेवन पार्टी वाली रात गैरेट तलवार लेकर गोमेज पर हमला करने आया। वो पागलों की तरह गुस्से में था, इतना तक कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मोर्टिशिया उसे रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन झगड़े में गलती से तलवार गैरेट के सीने में घुस गई। वो प्रिंसिपल के सामने आकर गिरा। गोमेज ने तलवार हाथ में ली और मोर्टिशिया से वहां से भागने को कहा। गोमेज ने उसे बचाने के लिए सब इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये सुनकर वेडनेसडे को शक होता है कि गैरेट को शायद किसी ने नाइट शेड क्लब का जहर दिया था, जिससे उसका गुस्सा बेकाबू हुआ। फिर वेडनेसडे सीधा शेरिफ से मिलती है और कहती है कि उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन शेरिफ सबूत दिखाता है, गोमेज के साइन वाला कन्फेशन और खून में सनी तलवार। वेडनेसडे कहती है कि ये सब उसे केस से दूर रखने की साजिश है। तभी शेरिफ उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट भी हो चुका है और वो नेगेटिव आया, यानी कि वो राक्षस से मेल नहीं खाता। ये सुनकर वेडनेसडे को और भी झटका लगता है। शेरिफ गुस्से में कहता है कि गोमेज सिर्फ गैरेट का नहीं, उसके पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार है। गैरेट की मौत के बाद उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया। पिता शराब में डूबकर मर गया और छोटी बहन अनाथालय में डूबकर मर गई। उधर इनिड पार्क में बैठी होती है कि उसकी माँ उसे एक लिफाफा देती है, समर कैंप के टिकट्स, लेकिन ये कोई आम कैंप नहीं था। वहाँ भेड़िए बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी दर्दनाक तरीके से। एनिड की माँ कहती है कि अगर वो फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे भेड़िया बनना होगा। इनिड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे का छोटा भाई पग्सली तालाब किनारे उदास बैठा होता है। वेडनेसडे उसके पास बैठती है और बताती है कि पापा ने उसके लिए उसका पसंदीदा चीज भेजा है, एक ग्रेनेड। दोनों ग्रेनेड से मछली पकड़ते हैं और पग्सली पूछता है, पापा कैसे हैं? वेडनेसडे कहती है, वो निर्दोष हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वेडनेसडे मोर्टिशिया से मिलती है और नाइट शेड्स क्लब्स के बारे में पूछती है। मोर्टिशिया कहती है कि उस वक्त में क्लब आउटकास्ट लोगों को आम लोगों के भेदभाव से बचाता था। क्लब की शुरुआत गुडी एडम्स ने की थी, वही जिसने जोसेफ क्रैकस्टोन को हराया था। फिर मोर्टिशिया गैरेट के मौत की पूरी कहानी बताती है। गैरेट नाइट शेड्स का जहर लेकर आया था, इसलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। वो गुस्से में पागल था और खुद ही तलवार पे चढ़ गया। मोर्टिशिया ने बस उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हादसा हो गया। गोमेज ने उसे बचाने के लिए सारा दोष खुद पे ले लिया। वेडनेसडे बड़े ध्यान से हर बात को सुन रही थी। गैरेट के मुंह से झाग और उसके पागलों जैसा गुस्सा देखकर वेडनेसडे को शक होता है कि उसे किसी ने नाइट शेड्स का जहर दिया था। ये पक्का करने का एक ही तरीका था, गैरेट की कब्र खोदना। वेडनेसडे और मोर्टिशिया रात के अंधेरे में चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचते हैं और कब्र खोदना शुरू करते हैं। तब एक हवलदार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और दोनों को सीधा जेल में बंद कर देती है, ठीक गोमेज की बगल वाली सेल में। जेल में गोमेज और मोर्टिशिया पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन वेडनेसडे उन्हें बीच में रोकती है। वो कहती है कि उसे वो सबूत मिल गया है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। असल में कब्र से निकलते वक्त वेडनेसडे गैरेट की एक उंगली तोड़कर साथ ले आई थी। नाइट शेड्स जहर की वजह से उसकी चमड़ी अभी भी सलामत थी,
और उंगली का रंग नीला पड़ चुका था। मतलब गैरेट तो पहले से ही मरने वाला था। ये सबूत गोमेज को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था। जैसे ही वेडनेसडे उंगली लेकर बाहर आती है, उसे एक और विजन दिखता है। उसमें गैरेट के पिता उसे जहर की शीशी देते हैं और कहते हैं कि इस जहर की मदद से नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को खत्म कर देना। गैरेट उसी नियत से रेवन पार्टी वाली रात नेवरमोर में घुसा था, लेकिन लड़ाई के दौरान शीशी उसके जेब में ही टूट जाती है और जहर उसी वक्त उसके शहर में चला जाता है। होश में आने के बाद वेडनेसडे ये सारी बात मोटिशिया और गोमेज को बताती है। फिर वो तीनों गैरेट की उंगली लेकर मेयर वॉकर के ऑफिस पहुंचते हैं। वॉकर जो पहले शेरिफ हुआ करता था, गैरेट के केस की शुरुआती जांच उसी ने की थी। वेडनेसडे उसे पूछती है, क्या आपको पता था कि गैरेट तलवार से नहीं जहर से मरा था? वॉकर जवाब देता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मैंने शहर की शांति बनाए रखने के लिए सच छुपा लिया। अगर केस खुलता तो आउटकास्ट और नॉर्मल्स के बीच में दंगे भड़क सकते थे। मोटिशिया वॉकर का झूठ पकड़ लेती है और कहती है, गैरेट कई बार कह चुका था कि वॉकर उसके पापा की जेब में है और केस के अगले ही साल वॉकर मेयर बन गया। अब सब कुछ साफ हो जाता है। गैरेट के पिता ने वॉकर की मदद की थी और बदले में वॉकर ने केस दबाया। वेडनेसडे मांग करती है कि उसके पापा गोमेज पे लगे सारे इल्जाम हटाए जाएं और शेरिफ सबके सामने माफी मांगे। वॉकर मान जाता है। जेल से रिहाई के बाद सभी पेरेंट्स बच्चों से विदा लेते हैं। एनिड अपनी माँ से कह देती है कि वो उसके नापाक इरादों में और साथ नहीं देगी। मोटिशिया वेडनेसडे से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जाते जाते मोटिशिया वेडनेसडे को एक ईयर बुक देती है। उसे देखते देखते वेडनेसडे का ध्यान एक फोटो पे जाता है और वो दौड़ती हुई प्रिंसिपल वीम्स के केबिन में पहुंचती है। कहती है कि मैंने जंगल में रोवन को मरते हुए देखा और फिर बाद में जो रोवन आया था वो आप थी। प्रिंसिपल हैरान तो होती है लेकिन फिर सब कुछ मान लेती है। दरअसल वीम्स एक शेप शिफ्टर है, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। ईयर बुक की एक पुरानी फोटो में वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक मशहूर एक्ट्रेस का रूप धरकर परफॉर्म कर रही थी। वहीं से वेडनेसडे को शक हुआ। प्रिंसिपल बताती है कि उसने ये सब रोवन के भले के लिए किया। रोवन की टेलीकाइनेटिक शक्तियां उसे पागल बना रही थी। उसने फेस्टी पर 2 बार हमला भी किया था। उसकी मौत से एक तरह से सबकी जान बच गई और वीम्स ने उसके परिवार की सहमति से उसका रूप धारण किया ताकि स्कूल की इज्जत बनी रहे। तभी बाहर शोर मचता है और वो दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। जमीन पर आग जल रही थी और आग की लपटों में कुछ लिखा हुआ था, फायर विल रेन, यानी आग की बरसात होगी। वेडनेसडे अपने कमरे के फर्श पर बैठी थी। चारों तरफ मोमबत्तियां थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। असल में वो अपनी पूर्वज गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। डर लगता है कि शायद आत्मा आ गई, बट नहीं, ये तो बस थिंग था। अचानक दरवाजे से एक कागज अंदर आता है जिसमें लिखा होता है, अगर सवालों के जवाब चाहिए तो रात 12 बजे क्रैकस्टोन के तहखाने में आओ। रात 12 बजते ही वेडनेसडे और थिंग तहखाने पहुंचते हैं। डर के मारे थिंग अंदर नहीं जाता तो वेडनेसडे अकेली ही अंदर चली जाती है। अंदर बस क्रैकस्टोन की कब्र थी, लेकिन तभी अचानक उसके क्लासमेट्स बाहर निकलते हैं। सबने मिलकर उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। एनिड हाथ में केक लेकर आती है और जेवियर भी पुरानी बातें भूलकर विश करने आया था। वेडनेसडे को समझ आता है कि ये सब थिंग ने प्लान किया था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लैटिन में लिखे एक मैसेज पर पड़ती है, फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी जब मैं लौटूंगा तब आग की बारिश होगी। वेडनेसडे को यह मैसेज उसी जैसे पिछले एपिसोड वाले जले हुए लॉन पर मिले मैसेज से जुड़ा हुआ लगता है। वो जैसे ही उन अक्षरों को छूती है उसे एक और विजन आता है। वो खुद को जमीन पर गिरा पाती है और सामने गुडी एडम्स खड़ी होती है। गुडी बताती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और उसे रोकने के लिए वेडनेसडे को उस गेट का रहस्य जानना होगा जो विजन में दिख रहा है। वेडनेसडे पूछती है क्या वो उसे शक्तियां कंट्रोल करना सिखाएगी, लेकिन गुडी कहती है नहीं, तुम्हें खुद सीखना होगा। वो ये भी चेतावनी देती है कि वेडनेसडे को अपने साइकिक विजन के वजह से सब पर शक होगा और वो लोगों से दूर होती जाएगी। अगले सीन में वेडनेसडे कमरे में बैठकर उस गेट की तस्वीर बना रही होती है। थिंग उसे एक ब्लैक पेटी देता है जो मोटिशिया और गोमेज ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजी थी, जिसमें मरी हुई गिलहरियां, चीड़-फाड़ के टूल्स और केमिकल्स होते हैं। इनिड भी उसे एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और कहती है कि वो दोनों ये साथ पहनेंगे। वेडनेसडे को पसंद तो नहीं आता लेकिन वो मना नहीं करती। दूसरी ओर मेयर प्रिंसिपल वीम से अपने बेटे लुकस की गलती के लिए माफी मांगता है। रेवन पार्टी वाले बवाल और लॉन पर फायर विल रेन लिखे होने से प्रिंसिपल पहले से ही चिड़ी हुई है, लेकिन मेयर कहता है कि लुकस पिछले हफ्ते से घर में था, यानी कि वो दोषी नहीं था। फिर वो कहता है कि असली प्रॉब्लम है यूजिन पर हुए हमले की तहकीकात। प्रिंसिपल चिढ़कर कहती है कि अगर उसने ऐसे ही नेवरमोर को टारगेट किया तो शहर को मिलने वाला फंड रुक जाएगा। उधर वेडनेसडे लॉन पर खड़ी होती है, तभी जेवियर आता है और विजन के बारे में पूछता है। वेडनेसडे कहती है कि अभी भी उसे जेवियर पर ही मॉन्स्टर होने का शक है। जेवियर गुस्सा हो जाता है पर कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं साथ हूँ।
हूँ। दूसरी ओर बियांका देखती है कि लूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट है। यही वो सेल्फ हेल्प फाउंडेशन है जिसे बियांका की माँ चलाती है। लूकस बताता है कि उसे ये एक अजनबी औरत ने दिया। बियांका समझ जाती है कि उसकी माँ ने उस पर सायरन पावर इस्तेमाल किया था। वो लूकस को चेतावनी देती है कि मॉर्निंग सॉन्ग सिर्फ पैसों के पीछे है, भला करने के लिए नहीं। लूकस उसकी बात मान लेता है और उसे कॉफी पर बुलाता है, बट बियांका चुपचाप चली जाती है। वेडनेसडे यूजिन को मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो यूजिन के पास बैठकर उससे बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी साइकेट्रिस्ट आती है। यूजिन के माता पिता कुछ दिन के लिए बाहर गए होते हैं, इसीलिए उसकी देखभाल के लिए साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया। वो पीले फूलों की गुलदस्ता लाती है और वेडनेसडे से उसकी जिंदगी में हुई हालिया घटनाओं के बारे में पूछती है। वेडनेसडे उसे बताती है कि उसने हाल ही में एक कब्र खोदी और अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद वेडनेसडे एक कैफे में किताब पढ़ रही होती है। तभी टाइलर आता है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला कॉफी लाता है। वो बोलता है कि पिछले दिन रात को उसने गुफा में वेडनेसडे के लिए एक पसंदीदा केक रखा था। वेडनेसडे उसे गेट की तस्वीर दिखाती है, पूछती है क्या उसने ये जगह पहले देखी है। टाइलर साफ कह देता है कि उसने ये कभी नहीं देखा। जवाब सुनकर वेडनेसडे दोबारा किताब पढ़ने लगती है। टाइलर उसे पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया, लेकिन वेडनेसडे चुप रहती है। तभी शेरिफ आता है और वेडनेसडे उसे बताती है कि वही शब्द जो लॉन में आग से लिखे थे उसे क्रैकस्टोन की गुफा में भी मिले, लेकिन शेरिफ उसकी बातों को टाल देता है। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर के आर्ट रूम में जाती है और उसे भी वही गेट वाली तस्वीर दिखती है। जेवियर कहता है कि उसे कुछ सपने आए थे और उसने गेट की पेंटिंग बनाई। वो बताता है कि ये गेट्स फैमिली का पुराना बंगला है जिसके सामने से वो रोज जॉगिंग करते हुए गुजरता है। थोड़ी देर के बाद थिंग एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है जिसमें वेडनेसडे की वायलिन बजाती तस्वीर बनी होती है। जेवियर कहता है कि उसने डांस वाली रात के बाद उसे भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, इसीलिए बस उसकी तस्वीर बना डाली। वेडनेसडे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उधर कैफे में बियांका लूकस का इंतजार कर रही होती है। लूकस देर से आता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बियांका आएगी। वो बताता है कि उसने मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट उतार दिया। दोनों अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। लूकस कहता है कि रेवन पार्टी वाले दिन उसे अपने किए पर शर्म आई और तभी से उसने खुद को बदलने की ठानी। बियांका उसके जज्बे की तारीफ करती है। इस बीच वेडनेसडे गेट्स फैमिली के पुराने बंगले में पहुंचती है। वो देखती है कि गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने ही वाली होती है कि बाहर मेयर निकलता है। वेडनेसडे छुप जाती है और मेयर शेरिफ को फोन करके कहता है कि शायद उसे असली मुजरिम का पता चल गया है। वेडनेसडे मेयर की कार में छुपकर कॉफी शॉप तक जाती है जहां शेरिफ उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक नीली कार मेयर को टक्कर मार के भाग जाती है। मेयर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछता है कि वो मेयर के कार में क्या कर रही थी। वेडनेसडे सब कुछ सच सच बता देती है। नेवरमोर में लॉकडाउन लग जाता है और प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे पर गुस्सा करती है। अब वेडनेसडे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। बॉटनी टीचर वेडनेसडे को समझाने आती है लेकिन वेडनेसडे उन्हें भी टाल देती है। अगली सुबह वेडनेसडे टाइलर को कॉल करती है और कहती है कि वो डिनर पे जाने को तैयार है। वो उसे रात में नेवरमोर गेट पर मिलने के लिए बोलती है, लेकिन शेरिफ टाइलर से कहता है कि वेडनेसडे उसके लिए सही नहीं है। ये बात सुनकर दोनों में बहस हो जाती है। रात को वेडनेसडे इनिड को ट्रिक करके उसे स्कूल से बाहर निकलने में मदद करने को बोलती है। इनिड मान जाती है और दोनों स्कूल से बाहर निकलने की तरकीब निकालते हैं। वो टाइलर की कार में बैठते हैं और टाइलर चौंक जाता है जब इनिड को वेडनेसडे के साथ देखता है। तीनों गेट्स के बंगले पहुंचते हैं। अंदर जाकर उन्हें कार मिलती है जिसे मेयर को मारा गया था। इनिड डर जाती है और शेरिफ को बुलाने की बात करती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि अगर प्रिंसिपल को लॉकडाउन के दौरान उसके बाहर होने का पता चला तो वो उसे स्कूल से निकाल देगी। घर में उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें क्रैकस्टोन की तस्वीर और मोमबत्तियों के साथ खून से लिखा होता है, ब्लड विल रेन व्हेन आई राइज। मोमबत्तियां हाल ही में बुझी थी, मतलब कोई अभी अभी वहां से निकला था। वेडनेसडे, इनिड और टाइलर पूरे बंगले की तलाशी लेते हैं। एक कमरे में ताजे फूल और एक बॉक्स में गुड़िया मिलती है। बॉक्स पर लिखा होता है LG। वेडनेसडे समझ जाती है ये लॉरेल गेट्स है जो गैरेट गेट्स की बहन थी और जिसे मरा हुआ माना गया था। तभी नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वेडनेसडे और इनिड को टाइलर की आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाकर कहता है भागो, राक्षस आ गया है। दोनों भागते हैं और छिप जाते हैं, लेकिन तभी राक्षस वहां पहुंच जाता है और इतनी जोर से दरवाजा पीटता है कि लिफ्ट की रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे कि दोनों सीधे बेसमेंट में गिर जाती हैं। नीचे बेसमेंट किसी पुराने लैब जैसा लगता है। वेडनेसडे को वहां कांच के बर्तनों में इंसानी अंग दिखते हैं और वो समझ जाती है कि ये उन्हीं लोगों का अंग है जिन्हें राक्षस ने मारा है। तभी राक्षस फिर से वहां आ जाता है और इनिड उसे एक खिड़की के रास्ते बाहर निकालने का इशारा करती है। दोनों बाहर भागते हैं, लेकिन वेडनेसडे वापस अंदर दौड़ जाती है क्योंकि वो टाइलर को बचाना चाहती थी। अंदर टाइलर घायल हालत में मिलता है। कुछ ही देर में जेवियर भी वहां आ जाता है जिसे देखकर वेडनेसडे चौंक जाती है। अगले सीन में सब कोई टाइलर के घर पे होते हैं और वेडनेसडे उसकी पट्टी कर रही होती
है। तभी शेरिफ आ जाता है और बेटे को देखकर गुस्से में वेडनेसडे पर चिल्लाता है, लेकिन टाइलर बीच में बोलकर मामले को शांत करता है। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि गेट्स के बंगलों में चलो, लेकिन वहां पहुंचने पर सब कुछ साफ हो चुका था, कोई सबूत नहीं बचा था। शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता और साफ कह देता है कि अब टाइलर और इस केस से दूर रहो। वो उसे नेवरमोर स्कूल के गेट पर छोड़ देता है। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे का इंतजार कर रही होती है। वेडनेसडे अपने बचाव में कहती है कि उसने जो किया स्कूल की भलाई के लिए किया। वो रोवन की माँ की भविष्यवाणी तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो स्कूल को बचाने आई है। प्रिंसिपल उसे गुस्से में आखिरी मौका देती है। अपने कमरे में वेडनेसडे को इनीड गुस्से में पैकिंग करते मिलती है। दोनों में बहस होती है और इनीड दूसरे दोस्त के कमरे में चली जाती है। अकेली बैठी वेडनेसडे को गेट्स बंगले से मिले बक्से की याद आती है। जब वो उसे खोलती है तो नीचे से अपनी ही जासूसी करती तस्वीर मिलती है। कोई उस पर नजर रखे था। हॉस्पिटल में किसी ने मेयर की ऑक्सीजन पाइप निकाल दी और अब जो सच बता सकता था वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। शहर में जोर की बारिश हो रही थी और उसी बीच मेयर का फ्यूनरल हो रहा था। सारे लोग इकट्ठे थे, लेकिन वेडनेसडे के दिमाग में अभी भी उस राक्षस यानी हाइड का ख्याल चल रहा था। तभी उसकी नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ती है जो पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। जैसे ही वेडनेसडे की नजर उस पर पड़ती है वो भागने लगता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। वो सोच ही रही होती है कि अचानक वही आदमी एक पेड़ से छलांग लगाकर उस पर हमला कर देता है। वेडनेसडे भी तलवार निकाल लेती है, लेकिन वो आदमी उसका वार रोककर उसे करंट का झटका दे देता है। इसके बावजूद वेडनेसडे मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल फेस्टर थे। वो क्रिमिनल जरूर हैं, पर वेडनेसडे के काफी करीब हैं। दरअसल वो नेवरमोर में इसलिए आया था क्योंकि गोमेज ने उसे यहाँ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया था। फेस्टर छिपने की जगह मांगता है तो वेडनेसडे उसे यूजीन की मधुमक्खी वाली झोपड़ी में छिपने की सलाह देती है। बातचीत में वेडनेसडे उसे जेवियर की बनाई एक तस्वीर दिखाती है, पूछती है ये किस चीज की है। फेस्टर बताता है कि ये हाइड नाम का राक्षस है। वेडनेसडे कहती है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में हाइड पर कोई जानकारी है ही नहीं। तब फेस्टर उसे बताता है कि कई साल पहले जब वो नाइट शेड्स क्लब में छिपा था तो वहाँ उसे फाउंडर फॉकनर की डायरी मिली थी, जिसमें हर आउटकास्ट की जानकारी थी। वेडनेसडे तय करती है कि आज रात वो उस डायरी की तलाश करेगी। उसी रात जब वो नाइट शेड्स क्लब पहुंचती है तो वहाँ जेवियर भी मौजूद होता है। दोनों के बीच बहस होती है। जेवियर कहता है कि वो उसका दोस्त है, हमेशा साथ खड़ा है, लेकिन वेडनेसडे को उस पर शक है। आखिरकार जेवियर नाराज होकर चला जाता है। जेवियर के जाने के बाद फेस्टर आता है और तिजोरी दिखाता है जो एक तस्वीर के पीछे छिपी होती है। थिंग तिजोरी खोलता है और वेडनेसडे डायरी ले लेती है। कमरे में लौटकर वो डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है हाइड एक इंसान ही होता है, लेकिन उसे रासायनिक प्रक्रिया या हिप्नोसिस से जगाया जाता है और एक बार जागने के बाद वो अपने मालिक का पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। इससे वेडनेसडे को यकीन होता है कि इन हत्याओं के पीछे दो लोग हैं, एक हाइड और दूसरा उसका मालिक। तभी बोटनी टीचर कमरे में आती है। फेस्टर पहले ही छिप चुका होता है। वो वेडनेसडे और एनिट के बीच में सुलह कराने आई थी, लेकिन वेडनेसडे अपने अंदाज में कहती है कि वो अकेले रहना पसंद करती है, पर अंदर से उसे एनिट की कमी महसूस जरूर हो रही थी। अगली सुबह वेडनेसडे देखती है कि जेवियर अपने कमरे के सामने फोन पर किसी से मिलने की बात कर रहा था। वो उसे रोककर पूछती है, लेकिन जेवियर गुस्से में कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वेडनेसडे ने उसकी साइकिल पर ट्रैकर लगाया होता है तो वो और फेस्टर स्कूटर लेकर उसका पीछा करते हैं। जेवियर साइकेट्रिस्ट से मिलता है और दोनों कहीं चले जाते हैं। अब वेडनेसडे को शक होता है कि जेवियर ही हाइड है और उसका मालिक शायद वो साइकेट्रिस्ट है। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है। वहाँ वही साइकेट्रिस्ट भी मौजूद होती है। बातों बातों में वेडनेसडे उसे पूछती है क्या उसे हिप्नोसिस आती है। जब वो हाँ कहती है तो वेडनेसडे का शक यकीन में बदल जाता है। बाद में कॉफी शॉप में वेडनेसडे और फेस्टर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी टाइलर आता है और वेडनेसडे उसे अपने अंकल से मिलवाती है। टाइलर डायरी देखता है और वेडनेसडे उसे बताती है कि शहर में जो राक्षस है उसे हाइड बोलते हैं। टाइलर कहता है कि जिस दिन किसी ने उस पर हमला किया था वो भी ऐसा ही था। तभी शेरिफ आता है और वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने की चेतावनी देता है। वो टाइलर को एक वांटेड पोस्टर देता है जिसमें फेस्टर की फोटो होती है, लेकिन टाइलर पहचान कर भी झूठ बोलता है ताकि फेस्टर पकड़ा ना जाए। इसके लिए वेडनेसडे उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद टाइलर वेडनेसडे को डेट पर चलने को बोलता है तो वेडनेसडे मना करती है, लेकिन टाइलर उसे याद दिलाता है कि वो उसकी वजह से मुसीबत में फंसा था, अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त है। वेडनेसडे
मजबूरी में मान जाती है। रात को वो क्रैकस्टोन की गुफा में मिलते हैं और टायलर ने पूरी गुफा को वेडनेसडे की पसंद के हिसाब से सजाया होता है, गुलाब के फूल, हॉरर मूवी और सब कुछ। वेडनेसडे को ये देखकर अच्छा लगता है, भले ही वो माने या ना माने। दोनों साथ बैठकर मूवी देखते हैं। जंगल में पुलिस को अंकल फेस्टर की बाइक मिलती है। शेरिफ बाकी टीम को बोलते हैं पूरे एरिया को अच्छे से छान मारा जाए। उधर टायलर के साथ वेडनेसडे गुफा में बैठकर मूवी देख रही थी। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। टायलर दिल की बात कहता है कि उसे वेडनेसडे पसंद है, लेकिन वेडनेसडे खुद को उस काबिल नहीं मानती। कहती है कि उसके जैसे लोग तो दोस्ती के लायक भी नहीं होते। मगर टायलर साफ कहता है कि तुम जैसी हो मुझे पसंद हो, और ये बात बदलने वाली नहीं है। जैसे ही दोनों करीब आते हैं, अचानक शेरिफ अंदर घुस आता है और उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। शेरिफ बस इतना कहता है, यहाँ से निकल जाओ। वेडनेसडे जब वापस अपने कमरे में आती है तो पूरा कमरा उथल पुथल मिलता है और थिंग पर किसी ने हमला किया था। वो जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। वेडनेसडे डर जाती है। वो थिंग को लेकर भागती है सीधे अंकल फेस्टर के पास। फेस्टर बिजली से उसे झटका देता है और शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद थिंग की उंगलियां हिलती है। वो जिंदा था। वेडनेसडे उसे कस के पकड़ लेती है और डर और गुस्से में वो कांप रही थी। अब उसके लिए ये लड़ाई पर्सनल हो गई थी। अगली सुबह वो प्रिंसिपल वीम से मिलती है और उसे शक है कि नथानियल फॉकनर की जो पुरानी डायरी थी उसे किसी ने चुरा लिया। वीम्स बताती है कि उस डायरी में हाइट के बारे में सारी जानकारी थी और 30 साल पहले वही डायरी स्कूल के गुप्त कमरे में रखी गई थी। वेडनेसडे समझ जाती है कि जिसे भी हाइट की सच्चाई पता है उसे कोई एक एक करके मार रहा है। फिर वेडनेसडे मिलती है बियांका और लुकस से। लुकस अपने पापा मेयर के लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा कर लाया था। उसमें लॉरेल गेट्स नाम की लड़की का जिक्र था जो मर चुकी मानी जाती थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी मिली नहीं। वेडनेसडे को शक होता है क्या लॉरेल अभी भी जिंदा है और क्या वही इन सब के पीछे है। उसका शक एक नाम पर जाकर टिकता है, डॉक्टर किम्बॉट। वेडनेसडे सोचती है क्या वही लॉरेल गेट्स है जो अब दूसरों के नाम से जी रही है। वो डॉक्टर के पास जाकर उसे सीधा सवाल पूछती है, क्या आप ही लॉरेल हैं? डॉक्टर पहले तो शांत रहती है, फिर नाराज होकर उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन शाम होते होते डॉक्टर की मौत की खबर मिलती है। किसी ने उसे मार डाला था, उसी तरीके से जैसे पहले लोग मारे गए थे। अब वेडनेसडे की शक की सुई दोबारा घूमती है जेवियर की तरफ। उसे जेवियर के कमरे में कई ऐसे सबूत मिलते हैं जैसे हाइड की पेंटिंग, वो हार जो डॉक्टर पहनती थी, चाकू और कुछ और चीजें। बस अब वेडनेसडे जेवियर को सीधे शेरिफ के पास ले जाती है और जेवियर खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन वेडनेसडे के पास जो सबूत है वो बहुत भारी पड़ते हैं। शेरिफ जेवियर को गिरफ्तार कर लेता है। वेडनेसडे को लगता है कि उसने पूरा केस सुलझा दिया, लेकिन असल में तो कहानी अब मजेदार होने वाली है। रात को एनिड वापस लौट आती है। दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब मिट चुकी है। एनिड कहती है कि जब तुम अकेली थी, थिंग पर हमला हुआ था, इसीलिए मैं अब यहाँ रहूंगी। वेडनेसडे को अच्छा लगता है कि उसके पास फिर से कोई आ गया है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। अगले दिन वेडनेसडे टायलर से मिलने जाती है। टायलर उसे पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? वेडनेसडे कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें ही जवाब दे देती हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, वेडनेसडे को एक भयानक विजन आता है। उसे दिखता है कि वही हाइड डॉक्टर किम्बॉट को मार रहा है। फिर वो हाइड धीरे धीरे टाइलर में बदल जाता है। वेडनेसडे एकदम डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब तक जिसे वो अपना सबसे करीबी मान रही थी वही असली कातिल है। एक सुनसान जगह पर टायलर किसी का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में वेडनेसडे वहां पहुंचती है। टायलर कहता है कि उसे थिंग की भेजी हुई चिट्ठी मिल गई जिसमें लिखा था कि वेडनेसडे उसे मिलना चाहती थी। टायलर ये भी कहता है कि जिस दिन वेडनेसडे बिना कुछ बोले कॉफी शॉप से चली गई थी, उसे लगा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वेडनेसडे उससे थोड़ी दूरी बनाकर बात करती है। वो इशारों इशारों में कहती है कि जिस दिन तुमने मुझे किस किया उसी वक्त मेरी आंखें खुल गई। टायलर कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। वेडनेसडे धीरे धीरे बात साफ करती है और कहती है कि उसे यकीन हो गया है कि टायलर ही हाइड है। वो उससे पूछती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुमने अपने साइकियाट्रिस्ट को क्यों मारा? टायलर चौंक जाता है। वो साफ इनकार करता है कि वो हाइड नहीं है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो बताती है कि आउटरीच डे वाले दिन वो जानबूझकर टायलर को बताकर जेवियर के साथ हॉल में गई थी ताकि वो सारी बात डॉक्टर को बता दे। शायद उसी वजह से डॉक्टर गुफा में सबूत मिटाने गई थी और मारी गई। वेडनेसडे टायलर के उस एक्टिंग की भी तारीफ करती है जब उसने खुद को गेट्स के बंगले में घायल कर लिया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। टायलर फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि अगर मैं वाकई हाइड हूँ तो तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो? तभी वेडनेसडे मुस्कुराकर कहती है कि मैं अकेले नहीं आई। और अगले ही पल जंगल के पेड़ों के पीछे से बियांका और नाइट शेड्स के कुछ स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। टायलर उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बियांका अपने सायरन पावर से उसे काबू में कर लेती है। अगले सीन में सब जेवियर के आउट रूम में होते हैं और टायलर को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था क्योंकि हाइड पर लोहे का असर
टॉर्चर होता है। टाइलर होश में आता है तो चौंक जाता है, कहता है कि ये सब पागलपन है, मुझे जाने दो। वेडनेसडे उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें कि उसकी माँ मोटिशिया और नेवरमोर के बाकी पुराने स्टूडेंट्स होते हैं। उनमें एक और औरत होती है जो कि टाइलर की माँ थी। टाइलर कहता है कि हाँ, उसकी माँ कभी आउटकास्ट थी, लेकिन उसका हाइड बनने से इसका क्या लेना देना। वेडनेसडे फिर उसे उसकी माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाती है जो टाइलर के गैरेज में मिले थे। उनमें लिखा है कि टाइलर के जन्म के बाद ही उसकी माँ की मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। वेडनेसडे कहती है कि ज्यादा मानसिक तनाव भी हाइड को जगा सकता है, शायद यही तुम में भी हुआ था। टाइलर कहता है कि वो बस बाइपोलर थी, हाइड नहीं। वेडनेसडे अब टाइलर को और जोर डालकर हाइड में बदलने की कोशिश करती है। वो टॉर्चर के लिए एक शॉक डिवाइस निकालती है और बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। बियांका कहती है कि प्रिंसिपल से बात करो, टॉर्चर करने की क्या जरूरत। लेकिन वेडनेसडे नहीं मानती। वो टाइलर को बिजली का झटका देती है, लेकिन टाइलर फिर भी कुछ नहीं मानती। वो हथौड़ा निकालती और जैसी वो वार करने वाली थी तभी शेरिफ वहां पर आते हैं और वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद बिना चार्ज लगाए उसे छोड़ दिया जाता है। बाहर निकलते वक्त टाइलर उसे मिलने आता है और वो पास आकर कहता है, हार जाने का एहसास कैसा होता है। अब टाइलर अपने असली रूप में बोल रहा था। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जब वो पहली बार हाइड में बदलता था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन अब उसे सब याद रहता है। उसे लोगों को तड़पना देखकर काफी अच्छा लगता है और वो उसके कान में कहता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वेडनेसडे की आंखें चौड़ी हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन है कि टाइलर ही हाइड है और अगला हमला कभी भी हो सकता है। वेडनेसडे जब नेवरमोर लौटती है तो प्रिंसिपल वीम्स उसका सामना करती है। वो वेडनेसडे से कहती है कि अब बस अपना सामान पैक करो और स्कूल से निकल जाओ। वेडनेसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि टाइलर ही असली हाइड है और ये बात खुद टाइलर ने कबूल की, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। वेडनेसडे बताती है कि टाइलर की माँ भी हाइड थी और वो भी यही नेवरमोर की स्टूडेंट रह चुकी है, मगर वीम्स कहती है कि वो टाइलर की माँ को जानती थी। वो एक समझदार और नेक औरत थी, लेकिन उसने कभी अपनी शक्तियों का जिक्र नहीं किया। वेडनेसडे उनसे एक और मौका मांगती है ताकि वो सबूत एकजुट कर सके, मगर वीम्स साफ कह देती है अब बहुत हो गया। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर से मिलने जेल जाती है। वो जेल में जंजीरों में बंधा होता है। वेडनेसडे कहती है कि थिंग ने गार्ड्स और कैमरे को हैंडल कर रखा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जेवियर चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वेडनेसडे अब उसे चाहती क्या है। वेडनेसडे बताती है कि असली हाइड टेलर है और उसने जानबूझकर जेवियर को फंसाया। वो कहती है कि जिस दिन टाइलर को उसने किस किया था उसी वक्त उसे विजन आया था जिसमें सारा सच सामने आ गया। ये सुनकर जेवियर को गुस्सा आ जाता है। वेडनेसडे फिर रोवान की भविष्यवाणी वाली पेंटिंग दिखाती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर तुम सच में उस पेंटिंग को टालना चाहती थी तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। वेडनेसडे को उसकी बात तर्क में सही लगती है। अगले दिन वो अपना सामान पैक कर लेती है, लेकिन शहर छोड़ने का मन नहीं बना पाती। एनिड उसे कहती है कि अगर कोई यहाँ कुछ गड़बड़ करने आएगा तो उसे वेयरवुल्व्स, वैम्पायर और नाइटशेड से निपटना होगा। नाइटशेड्स के कुछ स्टूडेंट उसे मिलते हैं। बियांका माफी मांगती है कि उनकी वजह से वेडनेसडे को स्कूल से निकाला गया। वेडनेसडे कहती है अब वक्त नहीं बचा, कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में बोटनी टीचर आ जाती है और वो वेडनेसडे को एक पौधा गिफ्ट करती है। जहरीला होते हुए भी इसे नई शुरुआत की निशानी मानती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी प्रिंसिपल वीम्स आती है और कहती है कि इस बार मैं खुद तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाऊंगी। वेडनेसडे आखिरी बार यूजिन से मिलने जाती है और वो उसे माफी मांगती है कि उसे जंगल में अकेले नहीं भेजना चाहिए था। यूजिन कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं कि उस रात गुफा में आग किसने लगाई थी, लेकिन उसे एक बात याद है, आग लगाने वाली औरत ने लाल रंग के जूते पहने थे। वेडनेसडे सुनते ही सोच में पड़ जाती है क्योंकि लाल जूते तो बोटनी टीचर पहनती है। वेडनेसडे फौरन बोटनी टीचर की लैब में जाती है और वो उसे लॉरल कहकर पुकारती है और सारे इल्जाम उस पर डालती है जो पहले ही उसने साइकियाट्रिस्ट पर लगाए थे। बोटनी टीचर मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है अब बहुत हो गया, टाइलर ने सब कुछ बता दिया है। टाइलर भी पीछे आकर उसकी बात में हाँ मिलाता है। वेडनेसडे कहती है तुमने पौधे में किसी केमिकल से टाइलर के अंदर का हाइड जगा दिया, शायद अपने बाप एंसल गेट्स की पुरानी किताबों से तुम्हें आउटकास्ट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। लॉरेल अब झूठ नहीं बोलती, उसका चेहरा बदल गया था और असली रूप सामने आ जाता है। वो टाइलर की तरफ देखकर कहती है वेडनेसडे की बोलती बंद कर दो, लेकिन टाइलर तभी प्रिंसिपल वीम्स में बदल जाता है। प्रिंसिपल वीम्स सब समझ जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लॉरेल यानी बोटनी टीचर एक जहरीला इंजेक्शन निकालकर प्रिंसिपल को मार देती है। वो जहर नाइटशेड्स का था और कुछ ही सेकंड में प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। वेडनेसडे का ध्यान प्रिंसिपल पर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरेल उसे भी बेहोश कर देती है। थिंग ये सब कुछ देख रहा होता है और चुपचाप वहां से खिसक जाता है। दूसरी तरफ एनिड अपने बॉयफ्रेंड एजेक्स के साथ होती है। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है। यूजिन बताता
बताता है कि वेडनेसडे को खतरा है और वो बोटनी टीचर के पास गई है। थोड़ी ही देर में थिंग वहां पहुंचकर पूरी बात बताता है। इनिड को अब सब समझ आ जाता है। थिंग कहता है कि टायलर और लॉरेल ने वेडनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले गए हैं। अब एनिड और एजैक्स निकल पड़ते हैं वेडनेसडे को बचाने। उधर घायल यूजिन भी खुद को बेड से खींचकर उठाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो कहता है वेडनेसडे मेरी अकेली दोस्त है और मैं उसे अकेला नहीं मरने दूंगा। वेडनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरेल और टायलर ने जंजीरों में बांध दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल वीम्स की तरह उसे भी क्यों नहीं मारा गया। थोड़ी ही देर में उसे सारा खेल समझ में आ गया। वो देखती है कि टायलर ने जिन लोगों को मारा था उनके शरीर के अलग अलग हिस्से लॉरेल ने क्रैकस्टोन की कब्र के चारों तरफ सजा के रखे थे। वेडनेसडे को अब पूरा यकीन हो जाता है कि लॉरेल क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वेडनेसडे कहती है मरे हुए लोग वापस नहीं आते। लॉरेल मुस्कुराकर जवाब देती है अगर उन्हें सही किताब मिल जाए तो आ सकते हैं और वो वेडनेसडे को गुडी एडम्स वाली पुरानी किताब दिखाती है जो उसने स्कूल के हॉल से चुराई थी। लॉरेल आगे बताती है कि गुडी एडम्स ने क्रैकस्टोन की कब्र पर एक खून का ताला लगाया था जिसे सिर्फ गुडी के वंशज ही खोल सकते हैं यानी वेडनेसडे, इसलिए उसे अब तक जिंदा रखा गया। उधर शेरिफ टायलर को कहीं लेकर जा रहा था तभी उसे हवलदार का कॉल आता है। वो बताता है कि यूजिन की मां ने कॉल किया और उन्हें शक है कि नेवरमोर में कुछ बड़ा होने वाला है, पर दिक्कत यह है कि किसी ने पुलिस स्टेशन की सारी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए हैं। ये सुनकर शेरिफ फौरन खुद नेवरमोर की तरफ निकल पड़ता है। गुफा में लॉरेल वेडनेसडे के हाथ को काट कर क्रैकस्टोन की कब्र पे रखती है। कब्र का पत्थर जलने लगता है, धुआं उठता है और लॉरेल किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। वेडनेसडे जैसी कमजोर पड़ती है गुडी एडम्स की आत्मा वहां आ जाती है। वो कहती है कि उसके पास जो ताबीज है उससे वो वेडनेसडे के शरीर में जाकर उसके सारे घाव भर सकती है, लेकिन इसके बाद वो फिर कभी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। गुडी उसकी जान बचा लेती है और फिर हमेशा के लिए चली जाती है। लॉरेल का मंत्र काम करता है, क्रैकस्टोन की आंखें खुलती है और वो जिंदा हो जाता है। वेडनेसडे हिम्मत जुटाकर उसका सामना करती है लेकिन क्रैकस्टोन बहुत शक्तिशाली है। वो उसकी तलवार से सीधे वेडनेसडे के पेट में वार करता है और वहां से निकल पड़ता है नेवरमोर को खत्म करने। इधर इनिड और एजैक्स बाकी नाइट शेड्स के साथ मिलते हैं। वो सब तय करते हैं कि पहले सभी स्टूडेंट्स को जंगल में सुरक्षित पहुंचाया जाए। बियांका अपने सायरन पावर से सबको कंट्रोल करती है। एजैक्स इनिड से कहता है वेडनेसडे खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। इनिड अकेले क्रैकस्टोन को रोकने निकल जाती है। जंगल में शेरिफ टायलर को ट्रैक कर रहा होता है तभी इनिड को कुछ होता है और वो अपने वेयरवुल्फ रूप में बदल जाती है। टायलर भी हाइड बन जाता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टायलर इनिड पर हमला करने वाला होता है तभी शेरिफ उसे गोली मारता है। इनिड मौका पाकर उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तभी टायलर फिर इंसानी रूप में वापस आता है। क्रैकस्टोन अब नेवरमोर पहुंच चुका था। रास्ते भर लॉरेल की बकबक से परेशान होकर वो उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। जेवियर भी मौके पर पहुंचता है और उस पर तीर चलाता है लेकिन क्रैकस्टोन जादुई ताकत से तीर रोक देता है, उल्टा जेवियर को निशाना बनाता है। वेडनेसडे वहां पहुंचती है और जख्मी जेवियर को पीछे हटने को कहती है और जमीन पर टूटी तलवार उठाकर क्रैकस्टोन का सामना करती है। भयंकर लड़ाई होती है। क्रैकस्टोन अपनी जादुई शक्ति से उसकी तलवार तोड़ देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। तभी पीछे से बियांका अचानक वहां आती है और उसकी पीठ पर तलवार घोंप देती है। क्रैकस्टोन बौखला जाता है और बियांका को दूर फेंक देता है। बस यही मौका वेडनेसडे पकड़ लेती है और टूटी तलवार का एक हिस्सा उठाकर सीधा क्रैकस्टोन के दिल में घुसेड़ देती है। क्रैकस्टोन की चीख निकलती है, उसका शरीर आग पकड़ लेता है और फिर एक धमाके के साथ राख में बदल जाता है। क्रैकस्टोन का अंत हो चुका था लेकिन खतरा अभी बाकी था। लॉरेल बंदूक लेकर वहां पहुंचती है, कहती है मैं सबको नहीं मार सकती पर तुम्हें जरूर मारूंगी। तभी पीछे से यूजीन अपनी मधुमक्खियों की सेना लेकर आता है। हजारों मधुमक्खियां लॉरेल पर टूट पड़ती हैं। वेडनेसडे पास जाकर उसके चेहरे पर जोर से लात मारती है और उस पर हमेशा के लिए पर्दा गिर चुका था। अब स्टूडेंट्स जंगल में सुरक्षित मिलते हैं। एजैक्स इनिड को देखकर दौड़ पड़ता है। इनिड खून में लथपथ सिर्फ वेडनेसडे के बारे में पूछती है। तभी वेडनेसडे आती है और इनिड दौड़कर उसे गले लगा लेती है। जो वेडनेसडे कभी किसी को गले नहीं लगाती, आज वो खुद भी उसे कस के पकड़ लेती है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वेडनेसडे जेवियर से मिलती है। सारे आरोप उस पर से हट चुके थे। जेवियर वेडनेसडे को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, कहता है कि अब तुम भी टेक्स्ट कर सकती हो। वेडनेसडे मुस्कुरा देती है। वो कार में बैठकर वापस घर जा रही होती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है और कोई उसका जेवियर और टायलर का पीछा कर रहा था। फोटो भेजे गए थे और नीचे लिखा हुआ था मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वेडनेसडे हैरान होती है। पुलिस की गाड़ी टायलर को कैद करके कहीं ले जा रही होती है। तभी अचानक वो खुद को हाइड में बदल लेता है और इसी के साथ वेडनेसडे सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।